हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल एचएस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कृतिका भाग 1 का जो चैप्टर फर्स्ट है माता का आंचल, उसके प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। उस प्रश्नोत्तर का हम अभ्यास करेंगे। इससे पहले के क्लास में हमने आपको चैप्टर का जो स्टोरी है वो सारी चीज़ें हमने आपको क्लियर कर दिया था। जितने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं वो सारा का सारा हमने आपको बता दिया था। आज के क्लास में हम लोग जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित हैं या फिर जो एक्स्ट्रा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, उन सारे प्रश्नों के उत्तर को हम आज देखेंगे। सारे क्वेश्चन के आंसर को हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। बच्चे का अपने पिता के साथ अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? पाठ के आधार पर आपको यह स्पष्ट करना है। ठीक, क्या था कि जो भोलानाथ थे उनका ज़्यादातर समय सुबह से लेकर के रात तक का पूरा समय खाना पीना सोना खेलना नहाना धोना ये सारा किसके साथ था? पिता के साथ। यानी जुड़ाव उनका किसके साथ अधिक था? पिता के साथ। जैसा कि स्टोरी में भी हमने आपको बताया था कि माँ से केवल दूध पीने तक का नाता ही था उनका, इसके अलावा कुछ नहीं था। सारा का सारा जो काम था वो कौन करता था? पिता करते थे। तो यहाँ पे यही प्रश्न पूछा है कि जब वो चूहे की बिल से सांप निकलता है तो भागते हुए कहाँ जाते हैं? पिता सामने बैठे रहते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, फिर भी पिता के पास ना जाकर कहाँ चले जाते हैं? माँ के आंचल में छिप जाते हैं। तो यहाँ पे यही प्रश्न बनाया हुआ है कि आपकी समझ में, ये प्रश्न आपके लिए कि आपकी समझ में क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से वह पिता के पास ना जाकर माँ के पास गए थे? तो वजह क्या हो सकती है? देखिए, किसी भी बच्चे का अपना जो चाहे पिता से उसे कितना भी स्नेह क्यों ना हो, कितना भी प्रेम क्यों ना हो, जो ममता, जो आत्मीयता, जो सुरक्षा उसे माँ के गोद में मिलता है वह उसे कहीं भी नहीं मिलता, किसी भी बच्चे के लिए। ठीक, तो यहाँ पे यही वजह है कि अधिक जुड़ाव पिता से होने पर भी वे कहाँ छिप जाते हैं? माता के आंचल में। इसलिए जाकर के छिप जाते हैं कष्ट के समय, विपदा के समय, क्योंकि जो स्नेह, जो ममत्व, जो आत्मीयता या जो सुख, जो शांति, जो प्रेम, जो सुरक्षा उन्हें अपने माँ के आंचल में मिलता है, शायद वह सुरक्षा, वह स्नेह उन्हें पिता के समीप जाकर नहीं प्राप्त हो पाता। बस इसी वजह से यहाँ थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा कि इसी वजह से वह विपदा के समय किसके आंचल में जाकर छिप जाते हैं? माँ के आंचल में जाकर के छिप जाते हैं। क्लियर हुआ? क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता? देखिए, अगर आप स्टोरी अच्छे से पढ़ लोगे सारी, तो ये जो कृतिका से प्रश्न आता है उसका उत्तर आपकी क्षमता पर आधारित होता है, आपकी बौद्धिक क्षमता पर आधारित होता है कि आप उसका आंसर किस आधार पर दे सकते हो, किस तरह से उसकी स्टोरी को आपने ऑब्जर्व किया, कैसे उसको समझा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी बौद्धिक क्षमता से संबंधित होते हैं। क्लियर? तो इस प्रश्न में भी पूछा है कि आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर, देखिए बचपन अगर आप अपनी याद करोगे तो आप चाहे कितना भी रोते हो, कितना भी दुखी होते, लेकिन जब अपने दोस्तों के पास जाते हो, अपनी मित्र मंडली के समीप जाते हो, तो जो कष्ट होता है, जो दुख होता है, बच्चे भूल जाते हैं। उनका स्वभाव ही ऐसा होता है। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा कि पल में हंसना, पल में रोना एक बच्चे की स्वभावगत विशेषता होती है। और साथ ही जो छोटे बच्चे होते हैं उनके खेलने में रुचि बहुत अधिक होती है। इसी वजह से बाल्यावस्था को खेल की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक, तो खेलने में रुचि अधिक होती है और यही सारी विशेषता किसमें थी? भोलानाथ में भी थी, क्योंकि वह भी क्या थे? एक छोटे से बालक थे। तो यही विशेषता सारे भोलानाथ में होगी। इसी वजह से वे अपने साथियों को खेलता हुआ देखकर सिसकना भूल जाते थे, रोना भूल जाते थे और उनके साथ खेलने लगते थे। और ये पाठ में कई जगहों पे हुआ है। जब माँ उनकी उनके सर पे तेल डाल करके चोटी बनाती है तब भी वो सिसकते हैं, रोते हैं, मित्र मंडली को देख करके फिर खुश हो जाते हैं। जब पाठशाला में उन्हें पीटा जाता है तब भी वह दुखी होते हैं, रोते हैं, लेकिन फिर भी मित्र मंडली को देख करके खुश हो जाते हैं। तो ये कई ऐसी घटनाएं हैं। तो क्यों रोना भूल जाते हैं, क्यों सिसकना भूल जाते हैं? क्योंकि वो उनका स्वभाव होता है बच्चों का। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। भोलानाथ और उनके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है?
या फिर आपके जगह पे यहाँ पे पूछ सकता है कि आज के बच्चों के खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार से भिन्न है। तो किस प्रकार से भोलानाथ और उनके साथियों का जो खेल और खिलौना होता था कैसा होता था, तो उनका जो खेल था वो खुले वातावरण में होता था। ठीक, उनके खेल व्यवहारिक जीवन से जुड़े होते थे। व्यवहारिक जीवन का मतलब होता है जो जो घर में, परिवार में, समाज में जो क्रियाएं होती हैं, तो उन बच्चों का खेल उन्हीं क्रियाओं से जुड़ा होता है। और जिसको वो क्या करते थे, एक तमाशे के माध्यम से, एक नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करते थे। जैसा कि हमने आपको बताया था, दुकान, जैसे बाजार में दुकानें लगती हैं, मिठाई, पूड़ी, कचौड़ी सब मिलती है, वैसे वो लोग भी दुकानें लगाते थे। जैसे बारात निकलता है वैसे भी वो लोग बारात वाला खेल खेलते थे। घर जैसे बनाया जाता है वैसे वो लोग भी घर बनाते थे। खेती जैसे की जाती है उस तरह से खेती का खेल भी खेलते थे। तो क्या था, ये सब पारिवारिक क्रियाकलाप थे, यानी व्यवहारिक जीवन से जुड़े होते थे। और उनके जो खिलौने थे वो कैसे होते थे, साधारण होते थे, प्राकृतिक होते थे। वो कृत्रिम नहीं होते थे, बनावटी नहीं होते थे, उन्हें बनाया नहीं जाता था। प्राकृतिक चीज़ें जो होती थी, घर के जो सामान होते थे वही उनके खिलौने होते थे। जैसे क्या था, मिट्टी के बर्तन जो हो गए, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, पेड़ों के पत्ते तथा अन्य छोटे मोटे सामान जो घर के होते थे, वो उस समय के बच्चों के खेल खिलौने होते थे। जबकि आजकल के जो बच्चे हैं उनके खेल कहाँ, क्या वो बाहर निकल के खेलते हैं? बगीचे में खेलना, ग्राउंड में जाना, ये सब क्या बंद हो चुका है। बच्चे कहाँ सिमट करके रह गए हैं, घर की चार दीवारी में सिमट करके रह गए हैं। तथा उनके जो खिलौने वो भी बदल गए हैं, यानी महंगे और कृत्रिम होते गए हैं। जैसे कि किचन सेट हो गया, डॉक्टर सेट हो गया, मोबाइल, कंप्यूटर, वीडियो गेम, इसी से बच्चे खेलते हैं। मोबाइल में बच्चे दिन रात चिपके रहते हैं, इंटरनेट के माध्यम से चीज़ें देखते हैं, उसी पे वीडियो गेम खेलते हैं। तो ये सब क्या है, बच्चे सीमित होते जा रहे हैं, यानी कि पारिवारिक से, समाज से वो दूर होते जा रहे हैं, प्रकृति से बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गया। देखिए, पाठ में ऐसे बहुत से प्रसंग हैं जो हमें अच्छा लगा। जब आप पढ़ोगे तो कई ऐसे प्रसंग हैं जो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कुछ हमने यहाँ पे लिखा है। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ और प्रसंग समझ में आता है तो आप अपने से भी इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे भोलानाथ का आईने में अपने प्रतिबिंब को देखकर खुश होना, यानी एक बच्चे की जो मनोवृत्ति होती है उसको पढ़ने के बाद वो बच्चों की मानसिकता हमारे जहन में, हमारे दिमाग में कौंध जाती है। लेखक की माता का तोता, मोर, कबूतर आदि पक्षियों के साथ बनावटी कौर बनाकर खिलाना, यह भी प्रसंग अच्छा है। भोलानाथ का सांप को देखकर डर जाना था, भागकर अपनी माता के आंचल में छिप जाना। तो इसके अलावा अगर आपको कोई और प्रसंग अच्छा लगता हो तो आप यहाँ पे चेंज करके उसे भी आप लिख सकते हो। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। पाठ में माता पिता का अपने बच्चे के प्रति जो वात्सल्य प्रकट हुआ वो उन्हें अपने शब्दों में लिखे। देखिए, इसी प्रश्न को बोर्ड एग्जाम में पूछा था कि पाठ में माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य प्रकट हुआ उसका वर्णन करते हुए माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। ठीक, हमने आपको बताया है कि जो आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न होते हैं वो सीधे सीधे नहीं पूछते हैं, थोड़ा सा उसमें आपकी अपनी राय, अपनी बौद्धिक क्षमता, अपनी विचारधारा को जोड़ करके प्रश्न पूछता है कि आपकी विचारधारा क्या हो सकती है, आपकी बौद्धिक क्षमता क्या है, आपके सोचने का तरीका क्या है। क्लियर? तो देखिए सॉरी, पाठ में माता पिता का अपने बच्चे के प्रति जो वात्सल्य, जो प्रेम, जो स्नेह व्यक्त हुआ है वो किस प्रकार का था। तो पिता क्या करते थे, भोलानाथ के पिता उनके से बहुत ज़्यादा स्नेह करते थे। सुबह से लेकर रात तक ज़्यादा से ज़्यादा समय वो अपने बच्चे के साथ ही बिताते थे। उनके साथ हंसना, रोना, खेलना, खाना आदि सभी क्रियाकलाप करते थे। भोलानाथ की माँ का मन तक ऐसा था, वो भी ममता से भरी हुई थी कि वो भोजन खिलाने के लिए कई उपाय करती थी। छोटे छोटे पक्षियों का कौर बनाकर बड़ा बड़ा उनका कौर खिलाती थी। कौर मतलब क्या हो गया, वाइट एक जो हम खाते हैं। तथा संकट आने पर भोलानाथ को अपने आंचल में छिपाकर उनके डर को भगाने का प्रयास करती हैं, उनके धूल को झाड़ती हैं, उनके साथ वो रोने भी लगती हैं जैसे उनको रोना दिखती है। तो यह सब क्या है, माता पिता का अपने बच्चे के प्रति प्रेम। अब आपका कर्तव्य माता पिता के प्रति क्या होता है। जब माता पिता आपको इतना करते हैं तो बड़े होने पर हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है, हमारा भी फर्ज बनता है क्या, कि हम अपने माता पिता का ध्यान रखें, उनके सुख दुख में उनके साथ रहें, उनकी हर तरह से देखभाल करें। जब बड़े हुए तो हमारा भी ये क्या बनता है, कर्तव्य बनता है। क्लियर? अगला प्रश्न,
माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए को अन्य शीर्षक सुझाइए। देखिए, माँ क्या होती है? माँ प्रेम की, स्नेह की, ममता की, आत्मीयता की मूर्ति मानी जाती है। ये जाहिर सी बात है, हर किसी के लिए माँ इम्पोर्टेंट होती है। तो माँ होती ही ऐसी है, वह प्रेम की, स्नेह की, ममत्व की, आत्मीयता की पूरी मूर्ति होती है। उसमें ये सारी चीज़ें भरी होती हैं, उसमें निश्चलता होती है, पवित्रता होती है, दिखावा नहीं होता है। उसकी गोद में बालक को सुरक्षा का अनुभव होता है। किसी को भी, हम बहुत ज़्यादा कष्ट में होते हैं तो हमारे जो आवाज़ निकलती है क्या होती है? माँ की ही आवाज़ निकलती है। ठीक, ऐसा होता है, हर कोई ऐसा करता है। तो इस पाठ में हमें क्या देखने को मिलता है कि किस प्रकार बालक भोलानाथ अपने पिता से अधिक जुड़ाव होने पर भी चूहे की बिल से सांप को बाहर निकलता देखकर क्या करते हैं? भागते हुए पिता के पास न जाकर कहाँ जाके छिप जाते हैं? माता के आंचल में जाकर छिप जाते हैं और माँ की गोद में वो सुरक्षा का अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार कहा जा सकता है ना कि प्रस्तुत पाठ का जो शीर्षक माता का आंचल रखा गया वो पूरी तरह से उपयुक्त है। और इस पाठ का कोई अन्य शीर्षक माता पिता का वात्सल्य होता है, माता की ममता हो सकती है, ठीक, माता पिता का बच्चे प्रति प्रेम हो सकता है, माँ पिता और पुत्र हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, माता का आंचल पाठ में ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया गया है। आप ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन में क्या अंतर पाते हैं? जो पूरा वर्णन है वो किसका है? ग्रामीण शैली का वर्णन किया गया, पूरी तरह से गांव के लोगों का, गांव का रहन सहन, रीति ढंग तरीका, बच्चों का सारी वर्णन हुआ है। तो आपको बताना है कि ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन में हमें क्या अंतर देखने को मिलता है। तो क्या अंतर देखने को मिलता है? गांव के लोगों में प्रेम, एकता एवं आत्मीयता होती है, सब मिलजुल कर प्रेम के साथ रहते हैं, जबकि शहर के लोग एकांत प्रिय होते जा रहे हैं। ठीक, उनमें आपस में प्रेम और आत्मीयता का अभाव होता जा रहा है। ये सारी चीज़ें अब देखने को नहीं मिल रही हैं। एक और अंतर हो सकता है, यहाँ पे छूट गया है कि गांव के लोग निश्चल होते हैं, उनके अंदर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई राजनीति नहीं होती है। लेकिन शहर के लोगों में जो प्रेम है वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। हर कोई आगे बढ़ने की होड़ में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। लोभ की, लालच की, ईर्ष्या की भावना शहर के लोगों में है, जबकि गांव के लोगों में इस तरह की भावना देखने को नहीं मिलती है। तो ये एक लाइन और आप अपने से जोड़ लीजिएगा, यहाँ छूट गया है। लेखक की माँ को बाबूजी के खिलाने का ढंग पसंद क्यों नहीं आता था? बताया था हमने आपको, क्यों नहीं आता था? क्योंकि वे छोटा छोटा जो कौर होता था भोलानाथ के मुंह में डालते थे। तो छोटे छोटे कौर खाने से उनका मन तो भर जाता था लेकिन पेट नहीं भरता था, और इसी वजह से माँ को बाबूजी के खिलाने का ढंग पसंद नहीं आता था। और वे किस तरह का खाना खिलाती थी? बड़े बड़े कौर बनावटी चिड़ियों का नाम लेकर खिलाकर उनका पेट भरती थी। इसी वजह से उन्हें उन पिता का खिलाने का ढंग पसंद नहीं आता था। अगला प्रश्न, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपकी दुनिया से किस प्रकार भिन्न है? आज के बच्चों की दुनिया से किस प्रकार भिन्न है? बच्चों की जो रची गई वह आज के बच्चों की दुनिया से बहुत ही अलग है। सीमित साधन थे पहले, फिर भी बच्चे खुश थे। माता पिता के साथ उनका समय अधिक व्यतीत होता था, समाज के साथ, प्रकृति के साथ उनका जुड़ाव अधिक था। उनके मन में किसी प्रकार का कोई बैर भाव नहीं होता था। जबकि आज के जो बच्चे हैं या फिर हमारे पास पर्याप्त साधन है, फिर भी बच्चे खुश नहीं हैं आज के। ठीक, आज के बच्चे कंप्यूटर और मोबाइल में इतना ज़्यादा इससे प्रभावित हो गए हैं कि वे समाज से, प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। इवन माता पिता के प्रति भी उनका जुड़ाव कम हो गया है। माता पिता से भी वो जुड़ाव, उनको मतलब चीज़ें, आकांक्षाएं उनकी बढ़ती जा रही हैं, इच्छाएं उनकी बढ़ती जा रही हैं। जब बच्चों की आकांक्षाएं, इच्छाएं पेरेंट्स पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चे क्या हो रहे हैं? चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, माता पिता से दूर होते जा रहे हैं, समाज से दूर होते जा रहे हैं, प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? उस समय के बच्चों की दुनिया में और आज के बच्चों की दुनिया में क्या है? अंतर है। क्वेश्चन नंबर 10, माता का आंचल पाठ में आपको बच्चों का कौन सा खेल पसंद नहीं आया और क्यों?
बच्चे कई तरह का खेल खेलते हैं, तो क्या सारे खेल आपको पसंद आए? कौन सा खेल ऐसा है जो बिल्कुल पसंद नहीं आया? तो कौन सा खेल? तो जो निरीह और मासूम पशु पक्षियों को कष्ट पहुंचाने वाला जो खेल था, जो उनकी मित्र मंडली चिड़ियों को पकड़ना, चूहे के बिल में पानी डालना, ये सब क्या है? निरीह और मासूम पशु पक्षियों को कष्ट पहुंचाना। तो यह खेल बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि अपने मनोरंजन के लिए मूक पशु पक्षियों को सताना अनुचित होता है, यह सही नहीं होता है। क्लियर? एक और देख लीजिए, इस उपन्यास में 30 के दशक की ग्राम संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको इस तरह का किस तरह का परिवर्तन, मतलब गांव की ही संस्कृति में अब हमें क्या कर रहा है? एक तो गांव और शहर में अंतर हो गया, दूसरा अब पहले के गांव की संस्कृति और आज के गांव की संस्कृति में भी हमें अंतर देखने को मिलता है। जो पहले की ग्राम संस्कृति थी उसमें किसी प्रकार के दिखावे का भाव था, यानी किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं था। लोग बहुत ही सीधे साधे हुआ करते थे, परस्पर मिलजुल कर रहते थे, किसी भी पर्व त्योहार को पूरे उत्साह के साथ मनाते थे। गांव में बचपन से खेल खेल में ही वैसी कई बातों को सिखाया जाता था जिससे बच्चे बड़े होकर अपने कार्य क्षेत्र में प्रवीण हो सके और व्यवहारिक बन सके। अब हमें गांव के वातावरण में भी अब क्या हो रहा है? अंतर देखने को मिलता है। आज की जो ग्रामीण संस्कृति है वो काफ़ी बदल गई है। अब गांव में दूषित राजनीति ने अपना पांव पसारना शुरू किया, यानी गांव में भी राजनीति होने लगी है। लोगों के अंदर जाति को लेके, धर्म को लेके, संप्रदाय को लेके, अमीर गरीब को लेकर के भेदभाव उठने लगे हैं। मन में इस तरह की भेदभावना में भी पनपने लगी है। आज के गांव में लगभग सारी शहरी सुविधाएं लोगों को प्राप्त हो रही हैं। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सड़क और खेती के वैज्ञानिक संसाधन। तो ये सब क्या है? पहले के गांव और आज के गांव में अंतर हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे कुछ होमवर्क के लिए प्रश्न है आपके लिए। स्टोरी हमने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है, उस आधार पर इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है, और ये भी सारे प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और लगभग इन सारे प्रश्नों को हमने आपको एक्सप्लेन भी किया है। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप लिखोगे। जैसे हो गया, माता का आंचल पाठ में बालक का वास्तविक नाम क्या था और उसका नाम भोलानाथ कैसे पड़ा था? कौन सा कारण था जिसकी वजह से उसे भोलानाथ कहा गया? भोलानाथ को भय से कांपते देखकर माँ का स्नेह कैसे प्रकट हुआ? यानी कि जब वह सांप को देख करके भागते हुए माँ के आंचल में छिप जाते हैं तो माँ ने उनके साथ क्या क्या किया? मासूम तिवारी कौन थे? उनके साथ बाल मंडली ने किस प्रकार की शरारत की थी? लेखक के पिता की दिनचर्या कैसी थी? आज के एक सामान्य व्यक्ति और लेखक के पिता में हमें क्या अंतर देखने को मिलता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं। एक बालक में कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती हैं, यानी बालक की जो स्वभावगत विशेषताएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं एक छोटे से बच्चे में, इसका भी आपको वर्णन करना है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।